मेरा नाम सोनम है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरे माता पिता ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। मेरे लिए लड़के का रिश्ता आया था। उसका नाम सौरभ था। दोनों ही परिवारों की रजामंदी से हम दोनों की शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनके भाभी रहती थी। मेरे पति के माता पिता काफ़ी सालों पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मेरी जेठानी भी विधवा औरत थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो अपने ससुराल में ही रह रही थी। जेठानी के पास कोई औलाद नहीं थी। उनके पति जल्द ही इस दुनिया से चले गए थे। उनका नाम आशिकी था और भरी जवानी में ही वह विधवा हो गई थी। मैं अपनी जेठानी के कमरे में चली गई थी और उनसे बात करने लगी थी। मेरी जेठानी बहुत अच्छी औरत थी, बहुत संस्कारी और हमेशा भगवान को पूजने वाली औरत थी। उन्होंने अपने देवर का बहुत ख्याल रखा था। उससे पहले उनके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जेठानी बहुत अच्छी औरत थी। मैं रोज़ अपनी जेठानी के कमरे में उनसे बातें करने के लिए चली जाती थी। बातें करते ही मैं उनकी टांगें दबाने लगी। कुछ देर हो गई और वो सो गए तो मैं किचन की तरफ चली गई। किचन में आकर मैंने भाभी के लिए चाय बनाई और उनके कमरे में उनको देने के लिए चली गई। फिर किचन का सारा काम निपटाकर मैंने भाभी के कपड़े इस्त्री करके अलमारी में सेट कर दिए। अपने कमरे में जाते जाते मुझे 11 बज गए थे। सौरभ भी सोने के लिए आ चुके थे। अकेले ही घर के सारे काम करती थी, इसलिए काफ़ी बिजी रहती थी। जब मेरे पति शाम को काम से वापस आते थे तब मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाती थी, क्योंकि मेरी जेठानी शाम को 5 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और हर छोटे से छोटे काम के लिए वो मुझे आभास देती रहती थी। मुझे अपनी जेठानी के काम करके बहुत खुशी मिलती थी। मैंने उससे कह रखा था कि आपको बेड से नीचे अपने कदम भी उतारने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपका सारा काम खुद कर दिया करूँगी। मेरी बात सुनकर मेरी जेठानी बहुत खुश हुई थी और मुझे आशीर्वाद देने लगी थी। मुझे आशीर्वाद ही तो चाहिए था। देखते ही देखते मेरी शादी को 1 साल हो गया, मगर अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था। मेरी जेठानी बहुत संस्कारी औरत थी। मेरे पति कहते थे कि भाभी से आशीर्वाद ले लेना और तुम उनसे अपने लिए प्रार्थना करवाया करो। वो जो भी प्रार्थना करती है भगवान उनकी प्रार्थना को बहुत जल्दी सुनते हैं, इसलिए तुम उनसे आशीर्वाद लेकर रहा करो। हमारे पड़ोस में भी मेरी जेठानी का बहुत नाम था। किसी का भी बच्चा बीमार होता तो वो लोग मेरी जेठानी से अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलवाने के लिए लेकर घर आते थे। मेरे पति ने भी कह रखा था कि अगर तुम मुझे खुश रखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी भाभी को खुश रखना पड़ेगा और हमेशा उनका ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, मगर इन सब में मेरा और मेरी जेठानी का रिश्ता कुछ मुरझाकर रह गया था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को हिलाकर रख दिया और मुझे हैरान कर दिया था, और मुझ पर ये राज भी खोल दिया गया था कि मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी से नफरत है। मैं अपनी जेठानी के रोज़ रात को पैर दबाया करती थी। एक दिन जब मैं अपनी जेठानी के पैर दबाकर जा रही थी तो रात के 11 बज गए थे। मैं कुछ टाइम से नींद न आने की मरीज बन गई थी, इसलिए मैं नींद की दवाई खाकर सोने लगी थी। मैंने अपनी दवाइयों वाले डब्बा उठाया तो यह देखकर मैं तो परेशान ही रह गई थी कि इसमें तो मेरी नींद की दवाई थी ही नहीं। मेरी नींद की दवाई खत्म हो चुकी थी। रात का टाइम था, इसलिए मैं अपनी दवाई का नींद भी नहीं कर सकती थी। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब मैं इतनी पहाड़ जैसी लंबी रात किस तरह से काटूंगी। मेरे पति भी सो चुके थे। मैंने डरते डरते अपने पति को जगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। शायद वह बहुत गहरी नींद में थे, इसलिए वह उठ नहीं पाए। वो इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि उनके खर्राटे कमरे में गूंज रहे थे। मैं भी सारे दिन की थकी हुई थी, इसलिए लेट गई। मैंने भी सोचा कि मैं लेट जाती हूँ, शायद थकान से मुझे आज बिना दवाई के ही नींद आ जाए, मगर ये मेरी गलत फहमी थी। रात के 3 बज चुके थे। लेटे लेटे मेरी कमर डूब गई थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी, इसलिए मैं तंग आकर उठकर बैठ गई। मैं बोर हो रही थी, इसलिए मेरे दिमाग में ख्याल आया
कि मैं भाभी के कमरे में जाकर उनके पास बैठ जाती हूँ। मेरी जेठानी कहती थी कि मैं तो सारी सारी रात जागती रहती थी, मुझे नींद कम ही आती है। मैंने सोचा कि चलो मैं उनके पास जाकर उनके कमरे में अपना टाइम पास कर लेती हूँ। मेरी जेठानी के कमरे में मंदिर बना हुआ था। वह भगवान के आगे बैठकर हमेशा पूजा पाठ करती रहती थी। मैं अपने कमरे से निकलकर जैसे ही अपनी जेठानी के कमरे की तरफ बढ़ी तो मर्दों के बोलने की आवाज़ आने लगी। अचानक ही मेरे बढ़ते हुए कदम यह बात सुनकर रुक गए थे। यह कैसे हो सकता है कि मेरी जेठानी के कमरे से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि ये मेरा वहम हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा और आगे बढ़ी। तभी उस मर्द ने मेरी जेठानी का नाम लिया। वो मेरी जेठानी का नाम आशिकी पुकार रहा था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि यह आवाज़ मेरी जेठानी के कमरे से ही आ रही है। मुझे अजीब सी खुशी हुई, न जाने क्यों, मगर मेरे दिल को अचानक से सुकून आ गया था। मैं अपने उल्टे पैरों से अपने कमरे में वापस आ गई थी और अपने पति गौरव को उठाने लगी। अचानक वो भी बौखलाकर उठ गए थे। मैंने उनसे कहा कि जल्दी उठो, भाभी के कमरे से कोई मर्द के बोलने की आवाज़ आ रही है। उनके कमरे में कोई मर्द आया हुआ है। यकीनन उन्होंने अपने किसी आशिक को घर बुलाया होगा, वह भी रात के इस टाइम। क्या मतलब बनता है किसी आदमी के आने का। मेरे पति एकदम गुस्से में आ गए थे और कहने लगे, सोनम, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूँगा अगर तुमने मेरी माँ जैसी भाभी पर कोई गलत आरोप लगाने की कोशिश की तो, इसलिए सोच समझकर मेरी भाभी के लिए कुछ भी बोला करो। मैंने अपना हाथ पति का हाथ पकड़कर उठाया और उन्हें बाहर की तरफ खींचने लगी और कहा, एक बार मेरे साथ तो चलो, अपनी आंखों से सब कुछ देख लो। मेरे पति तो मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे और मेरे साथ साथ मेरे पीछे चलने लगे। मैंने एकदम से अपनी जेठानी के कमरे का दरवाज़ा खोल डाला ताकि मेरी जेठानी को संभलने का मौका न मिल सके। दरवाज़ा खोलने के बाद मैं और मेरे पति सामने का मंजर देखकर हैरान हो गए, क्योंकि मेरी जेठानी भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर बैठी हुई थी और प्रार्थना करने में बिजी थी। फिर जेठानी जब पीछे मुड़कर देखा तो हम दोनों को सवालिया नज़रों से घूर रही थी। मैं उन्हें देखकर घबरा गई थी। मैंने कहा, भाभी, मैं आपसे सर दर्द की गोली लेने आई थी, मेरे पास नहीं है, शायद आपके कमरे में मौजूद हो। सौरभ भी वहाँ खामोशी खड़े रहे थे। जेठानी ने मेरे पति को अपने नज़दीक बुलाया, लेकिन मेरे पति उनके पास नहीं गए और कमरे से बाहर निकल गए, जबकि मैं अपनी जेठानी के कमरे के अंदर चारों तरफ देख रही थी। आखिर वो मर्द कहाँ जा सकता है। और जेठानी एकदम से गुस्सा होकर कहने लगी, तुम जाओ यहाँ से, यहाँ पर क्यों खड़ी हुई मेरा मुंह देख रही हो। रात को आकर मेरी प्रार्थना में खलल डाल दी। मेरा दिल तो उनको देखकर बहुत डर गया था। पहले दिन से ही मेरे जेठानी ने मेरे दिल में अपने लिए डर पैदा कर दिया था। मुझे उनसे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं डरते डरते अपने कमरे में चली गई थी। जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मेरे पति ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। वह कहने लगे कि जी तो चाहता है कि मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त इस घर से निकाल दूं। मैंने तुमसे शादी की पहली रात यह कही थी कि तुम्हें मेरी भाभी का ख्याल रखना है और कभी भी मैं तुमसे अपनी भाभी के बारे में कोई उल्टी सीधी बात सुन लूँ तो मैं तुम्हें बख्श नहीं। लेकिन मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। मौका इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी भाभी की पसंद हो। लेकिन आज के बाद अगर तुमने अपनी जुबान से ऐसी वैसी कोई बात भी अपने मुंह से निकाली तो मैं तुम्हें डिवोर्स देकर इस घर से निकाल दूंगा। और मुझे इस बात का कोई अफसोस भी नहीं होगा कि मैंने तुम्हें डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया है, समझी। हमने तो अपने पति की सारी बातें सुनकर हैरान रह गई थी और पूरी तरह से डर गई थी। सौरभ एक बार फिर से सोने के लिए लेट गए थे, जबकि मैं अपने कमरे के कोने में बैठी थी, चुपके चुपके रो रही थी। आज मेरे पति ने मुझे मेरी जेठानी की वजह से इतनी बड़ी बात कह दी थी। अगर मुझसे गलती हुई थी तो वो मुझे डांट भी तो सकते थे, लेकिन उन्होंने गुस्से में आज इतनी बड़ी बात कह दी कि मुझे अपनी जेठानी पर बहुत गुस्सा आने लगा था। अब मुझे अपनी जेठानी से नफरत हो रही है। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बस उनके इर्द गिर्द ही घूमती आई थी। मेरे लिए सौरभ का रिश्ता मेरी जेठानी ही लेकर आई थी। मेरी जेठानी हमेशा बड़ा सा बहुमत करती थी, बहुत ही धीमी आवाज़ में बात करने वाली औरत और बहुत नरम मिजाज की औरत।
मेरी फैमिली को बहुत पसंद आई थी। मेरी फैमिली को ऐसा लगता था कि मेरी जेठानी के इतने अच्छे संस्कार हैं तो मेरे घर के संस्कार भी काफ़ी अच्छे होंगे। इसी तरह से इनका देवर भी बहुत अच्छा होगा। यही सब देखते हुए मेरी फैमिली ने मेरी शादी यहाँ पर तय कर दी थी। मेरी फैमिली को तो ये रिश्ता बहुत ही पसंद आया था, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा था और बिना सोचे समझे ही हाँ कर दी थी। मेरी फैमिली का कहना था कि ना तुम्हारी ससुराल में सास है, ना ससुर है, ना ननद है, सिर्फ एक जेठानी ही तो है, वो भी इतनी अच्छी और संस्कारी औरत है, सारा दिन भगवान की प्रार्थना में रहती है। तो मगर अपनी जेठानी को बेड पर बिठाकर खिलाओगी ना तो तब भी तुम्हारे लिए कम ही होगा। बहुत अच्छी औरत है, कभी उसके दिल को तकलीफ न पहुंचाना। हमेशा अपनी जेठानी को अपनी सास समझकर उसकी इज्जत करना। बेचारी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख झेले हैं। शादी के शुरू के दिनों में ही बेचारी विधवा हो गई। वह काफ़ी टाइम से अपने देवर का ख्याल रख रही है, इसलिए तुम अपनी जेठानी का बहुत ख्याल रखना। मैंने अपने माता पिता की बात को अच्छी तरह से समझ लिया था। शादी की पहली रात मैं और मेरे पति ने मुझे यही समझाया था कि मेरी भाभी का हमेशा ख्याल रखना। मेरी भाभी मेरे लिए माँ की समान है। अगर तुम उनको खुश रखोगी तो समझो मैं तुमसे बहुत खुश रहूँगा। सौरभ की कही एक बात मेरे दिमाग में आज तक लिखी हुई है। तब से ही मैंने अपनी जेठानी का हमेशा ख्याल रखा, उनकी हमेशा सेवा की और अपनी जेठानी को ही अपना सब कुछ मान लिया था। सौरभ उठते बैठते मेरी तारीफ करते रहते थे, मगर शाम को जब सौरभ ऑफिस से घर आते थे तो काफ़ी घंटों तक अपनी भाभी के कमरे में बैठे रहते थे। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाम को जब सौरभ ऑफिस से वापस आए तो अपनी भाभी के कमरे में बैठ गए और लगभग 2 घंटे बाद भाभी के कमरे से निकल कर आए। जब वह बाहर निकले तो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। मुझे बात बात में अपना गुस्सा दिखा रहे थे। मैंने उनसे वजह पूछी तो कहने लगे, शायद वो सब बातें भूल गई हो जो मैंने तुम्हें शादी की पहली रात से कही थी। मैंने कहा था कि मेरी भाभी का ख्याल रखना, मगर तुम तो बहुत ही लापरवाह हो। उनकी बात सुनते ही मेरा दिल टूट गया था। मुझे खूब रोना आ रहा था कि न जाने मेरी जेठानी को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई होगी। मुझे यही डर था कि कहीं शौक मुझे नाराज़ ना हो जाए। मैंने दोबारा से अपनी जेठानी की सेवा दिन रात करना शुरू कर दिया था। भगवान की कृपा थी कि मेरे पति मुझसे दोबारा से इम्प्रेस हो गए थे और अब सब कुछ नॉर्मल सा हो गया था। एक दिन मैंने अपने पति से जिद की कि मुझे बाहर डिनर के लिए लेकर चलो। जब से हम दोनों पति पत्नी की शादी हुई थी तब से हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए थे। हालांकि हमारी शादी को अब 1.5 साल हो चुका था। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। जब शाम को सौरभ ऑफिस से घर आए तो मैं तैयार होकर उनका इंतज़ार कर रही थी। मैं खूब अच्छी तरह से तैयार हुई थी। मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और मैं उसमें बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही थी। जैसे ही मेरे पति आए, आते ही वह फ्रेश हुए और उसके बाद हम दोनों रात के डिनर पर चले गए थे। मेरे पति मुझे शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर गए थे। वहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, हमने खूब एंजॉय किया। घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। सौरभ ने मुझे वादा किया था कि अब वो अक्सर मुझे घुमाने फिराने के लिए घर से बाहर लेकर आया करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अपना वादा कभी निभा पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो इस बार भी मेरे कहने से ही घर से बाहर आए थे। हमें घर लौटते हुए 11 बज गए थे, लेकिन जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल हो गए तो घर के अंदर का नज़ारा देखते ही दंग रह गए थे। आज की भाभी घर के आंगन में ही बैठी हुई थी। उनके दोनों हाथों में उनके पति की फ़ोटो थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और वो अपने पति की तस्वीर देख देख कर कह रही थी कि अब आपके जाने के बाद तो सौरभ भी बदल गया है, और खूब ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। सौरभ एक कदम से मेरी तरफ हैरत भरी निगाहों से देखने लगे थे। सौरभ ने आशिकी भाभी के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगी, तब कहीं जाकर उनका गुस्सा कुछ कम हुआ था। लेकिन सौरभ का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। उससे आकर मुझसे कहने लगे, आखिर तुम मेरी भाभी के पीछे क्यों पड़ गई हो और मेरे पीछे मेरी भाभी के साथ कैसा सलूक करती हो? वह टाइम मुझसे तुम्हारी शिकायत करती रहती है। मैं तो उनकी बात सुनकर चौंक गई थी, क्योंकि मैंने कभी उनके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया था, बल्कि मैं तो दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। मैंने अपने पति को यकीनन दिलाया कि मैंने कभी उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया,
लेकिन वो मेरी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर मैंने उनके सर पर हाथ रखकर उनकी कसम खाई और उनको यकीनन दिलाने की कोशिश की थी कि मैं भाभी का हमेशा बहुत ख्याल रखती हूँ। उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए अपने पति को मनाना बहुत मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने अपनी जेठानी की बहुत सेवा की थी, मगर वो तो उल्टा मेरे पति से ही मेरा शिकायत कर रही थी। अब जिंदगी में बहुत आगे बढ़कर मुझे एहसास हुआ था कि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो बदले में पहले हमें बुराई जरूर मिलती है। हम अपनी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन किसी को यकीनन दिलाना बहुत बड़ी बात है। अब जब मुझे अपनी जेठानी के कमरे से किसी मर्द की आवाज़ आई थी तो मुझे लगा था कि मैं इस औरत का सच सामने लेकर ही रहूँगी। आज से पहले तो मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था, लेकिन अब मुझे अपनी जेठानी से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी पर उनकी वजह से ग्रहण लग चुका था। सौरभ हर टाइम अपनी भाभी की फिक्र में लगे रहते थे। मैं तो जैसे उनके लिए और उनके घर के लिए नौकरानी बनकर रह गई थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी जेठानी की असलियत खुद ही जानकर रहूँगी और अपने पति की आंखों पर पट्टी बांधी हुई है उसे उतार दूंगी। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए और सोने के लिए लेट गई थी। सुबह जब मेरे पति ऑफिस जाने के लिए उठे तो उनका मूड नॉर्मल था, लेकिन मैंने भी अपने मूड को नॉर्मल ही किया हुआ था। रोज की तरह मैं अपने कामों में बिजी हो गई थी, तो एकदम से मेरी जेठानी मेरे पास आई और मुझे घूरते हुए मुझे देखकर कहने लगी, परसों रात मेरे कमरे में क्या लेने आई थी। मैं भी उनकी आंखों में आंखों डालकर कहने लगी, कल रात मुझे आपके कमरे से किसी आदमी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी कि घर में न जाने कोई चोर ही न घुस गया हो, इसलिए मैं सौरभ को लेकर अपने साथ आपकी तरफ आ गई थी। भाभी कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती किसी के कमरे में ऐसे ताका झांकी करते हुए। मैं कमरे में थी तो कमरे में चोर नहीं आएगा, लगता है तुम्हारे दिलो दिमाग में ही चोर घुस आया है। इस चोर को मैं तुम्हारे दिल से कैसे निकाल दूंगी, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। तुम्हें तुम्हारे पति से डिवोर्स दिलवाकर इस घर से मैं तुम्हें एक बार में ही निकलवा दूंगी। अगर मैंने सौरभ से कह दिया ना कि वो तुम्हें डिवोर्स देकर इस घर से निकाल दे, तो वो मेरी एक बार कहने पर ही तुम्हें इस घर से निकाल देगा और सोचने तक का टाइम नहीं लेगा। तो मेरे हाथ में डिवोर्स का पेपर देकर तुम्हें घर से तलाक करेगा। मैं उनकी तलाक वाली धमकी से डर गई थी और बहुत सहम गई थी, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और खामोश हो गई। मैं हर रात की तरह आज भी अपने रूटीन के अकॉर्डिंग सारे काम से फ्री होकर अपने कमरे में चली गई थी। रोज की तरह सौरभ भी सो चुके थे, मैं भी लेट गई थी, जबकि मेरे कान अभी भी बाहर की तरफ ही लगे हुए थे। मैं हर आहट पर चौकसी जाती थी। फिर जब रात को 2 बज गए तो मैं बड़ी हिम्मत करके चुपके चुपके दबे पांव उठकर अपने कमरे से बाहर निकल आई थी कि कहीं मेरे पति को ना पता चल जाए कि मैं अपनी जेठानी मेरे की तरफ जा रही हूँ, वरना वो मुझे से अब की बार पहले से भी और ज़्यादा निराश हो जाती। मैं धीरे धीरे अपनी जेठानी के कमरे की तरफ चली गई। मैंने अपने कान उनकी खिड़की से लगा दिए थे। आशिकी भाभी किस तरह से बातें कर रही थी और कह रही थी कि मैं बड़ी मुश्किल से अपने दिन गुजार रही हूँ। मुझे हमेशा से इंतज़ार होता है कि कब रात होगी और कब तुमसे मेरी मुलाकात होगी। फिर किसी आदमी के बोलने की आवाज़ मेरे कानों में आने लगी। वो आदमी कह रहा था कि आशिकी, मेरा भी यही हाल होता है, काश हम दोनों एक साथ रह सकते। मैं ये सुनकर अपने कमरे में वापस लौट गई थी, क्योंकि मेरा शक अब दूर हो चुका था। मेरी थाने का कैरेक्टर सच में बहुत खराब था। वो कोई संस्कारी औरत नहीं थी, बल्कि वो तो संस्कार के नाम पर ड्रामा कर रही थी। अब मैं अपनी जेठानी का असली चेहरा अपने पति को दिखाना चाहती थी, मगर ये काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था, क्योंकि वो अपनी भाभी पर अंधा एतबार करते थे और वो अपनी भाभी को अपनी माँ समझ बैठे थे और समझते थे कि उनकी उम्र निकल गई है, इसलिए वह कोई भी गलत काम नहीं कर सकती। जब सुबह हुई तो सौरभ के चेहरे पर अब भी 12 बजे हुए थे। उनका मूड मेरी तरफ से ज़्यादा अच्छा नहीं था। वो बात बात पर मुझे गुस्सा दिखा रहे थे। मैंने उनको मनाने की बहुत कोशिश की, तब जाकर कहीं वो मान गए थे, मगर शिकवा करना नहीं भूले थे। जब मैंने उनको मनाया और सॉरी बोला तो वो मेरे कहने पर मान गए थे।
कहने लगे कि अगर आज के बाद तुमने मेरी भाभी के बारे में कोई भी गलत शब्द का यूज किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। गुस्से में ऐसे ही तुम्हें तलाक दे दूंगा और घर से निकाल दूंगा। हम दोनों के हाथ में पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरी बात में उनकी बात को सुनकर परेशान हो गई थी, लेकिन मैंने उनका ध्यान दूसरी बातों में लगा दिया। मैंने सौरभ को थोड़ा मस्का लगाया और उनसे कहने लगी, सौरभ, आज हम कहीं घूमने चलेंगे और वैसे भी हमने डॉक्टर से आज टाइम लिया हुआ है। आज मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है। मेरी शादी को 1.5 साल हो गया था, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैं अपनी ट्रीटमेंट शुरू करवाने वाली थी। और कुछ ही दिन पहले डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट भी करवाए थे, उसकी रिपोर्ट आज मिलने वाली थी। सौरभ तो मेरी इस बात पर राजी हो गए थे और कहने लगे कि ठीक है, मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम रेडी रहना। मैं शाम को अच्छे से तैयार होकर बैठ गई थी, अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सौरभ घर में आए तो हम डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकल गए थे। डॉक्टर ने हम दोनों को बड़े गौर से देखा और कहने लगा कि आपकी खातिर इलाज करवा रहे हो, आप दोनों अलग चाहते ही नहीं हो। तो मैंने डॉक्टर की तरफ बड़ी हैरानी से देखकर उनसे पूछा, डॉक्टर आप क्या कहना चाहते हो? डॉक्टर कहने लगा, आप दोनों की रिपोर्ट से पता चलता है कि आप दोनों ही प्रेगनेंसी नहीं रोकना चाहते, इसलिए आप किसी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हो। आखिर यह कैसे हो सकता है? मैं तो यह सुनकर हैरान रह गई थी। हम दोनों के सर पर तो आसमान टूट पड़ा था। मैंने अपने पति की तरफ शक की निगाहों से देखा, जबकि वो भी मुझ पर शक किए बैठे हुए थे। उसके बाद हम दोनों घर वापस आने के लिए निकल गए थे। सारे रास्ते हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, खामोशी से घर की तरफ आने लगे। फिर जैसे ही हम अपनी गली में आए तो सौरभ की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था। सौरभ अब और भी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। हम दोनों अब पैदल ही घर की तरफ चल पड़े थे। मैंने देखा कि घर का दरवाज़ा तो खुला ही हुआ है, अंदर से कोई लॉक नहीं लगा हुआ था। हम दोनों जब घर के अंदर चले गए तो भाभी के कमरे में उनके बोलने की आवाज़ आ रही थी। तभी हम दोनों आंगन में ही रुके गए थे और उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगे। भाभी कह रही थी कि जल्दी करो, मैं अपना सामान पैक कर चुकी हूँ, आज मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। फिर तभी किसी मर्द की आवाज़ आई। वह कह रहा था कि यहाँ पर इससे पहले कि तुम्हारा देवर देवरानी वापस लौट आए, हम यहाँ से निकल जाते हैं। मेरे पति भी ये सारी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में खून उतर आया था। तभी उन्होंने जोर से भाभी के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही हमने कमरे के अंदर देखा तो भाभी के साथ साथ एक आदमी भी खड़ा हुआ था। वे सौरभ के साथ ही भाभी के कमरे में चली गई थी। सौरभ ने उस आदमी का गिरेबान पकड़ लिया। सौरभ ने उसको बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था, पर ही थप्पड़ मारने लगी और उसको मार मार कर उसकी हालत ख़राब कर दी, जबकि भाभी उस आदमी को बचाने की हर तरह से कोशिश कर रही थी। फिर भी वह कहने लगी, सौरभ सिर्फ एक बार मेरी बात तो सुन लो, सौरभ भगवान के लिए प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, इसको छोड़ दो कि बेकसूर है। तभी सौरभ ने आगे बढ़कर अपनी माँ जैसी भाभी के मुँह पर भी थप्पड़ मारा था कि देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि हमें इतने दिनों से बेवकूफ़ बना रही थी। वो आदमी तो सोफे पर जा गिरा था और भाभी भी बुरी तरह से रो रही थी। मैं एकदम से घबरा गई थी कि आखिर आज मेरे पति ने अपनी भाभी पर कैसे हाथ उठा लिया। एकदम से भाभी मेरे पास आई और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, सोनम तुम्हें सौरभ को समझाओ, भगवान के लिए एक बार मेरी बात तो सुन ले, मुझे एक बार बोलने का मौका तो दो। मुझे भी भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन तो कर रहा था कि मैं भी उन्हें धक्का दे दूं और उसे घर से निकाल दूं, लेकिन भगवान के नाम पर मैंने उनकी बात सुनने का फैसला कर लिया था। मैंने भी सौरभ को रोक दिया था और वो आदमी सोफे पर बैठ गया था। वो काफ़ी जख्मी हालत में हो गया था, क्योंकि मेरे पति ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था। क्योंकि मेरे पति ने भाभी से कहा, कहो आप क्या कहना चाहती हो, और सौरभ से कहने लगी कि एक बार भाभी की बात सुन लो। भाभी ने बताया कि उनका अफेयर 3 साल से इसके साथ चल रहा है। जब उनके पति की मौत हो गई थी, उसके बाद से ही इस आदमी ने उनको प्रपोज किया था। भाभी ने बताया कि इसका नाम विपल है और इस शादी से पहले से ही मुझे पसंद करता था
अब जब इसे पता चला था कि तुम्हारे भैया की मौत हो चुकी है, तब से ही मुझे और भी ज़्यादा पसंद करने लगा था और मुझे दोबारा शादी करना चाहता था। विपल की बहन मेरे भाई की पत्नी है और अपनी शादी से पहले मैंने विपल को बहुत ज़्यादा तंग किया था। विपल मेरी भाभी का छोटा भाई है। मैंने अपनी भाभी की ज़िंदगी में बुरी तरह से जहर घोल दिया था और मेरे भाई मेरे भड़काने पर मेरी भाभी को बुरी तरह से पीटता था। मेरी भाभी तो हर तरह से बहुत अच्छी, समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, इसलिए मैंने उसका रिश्ता अपने भाई से तय कर दिया था। आज की भाभी रो रो कर अपनी कहानी सुनाई जा रही थी। उन्होंने बताया कि मेरे मायके में सिर्फ मेरे भैया भाभी ही रहते थे। मेरे माता पिता तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। एक मेरा छोटा भाई ही था जो मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब से उसका चक्कर विपल की बहन से चल गया था, तब से वह अपनी बहन पर ध्यान देना भूल गया था। बस तभी से मुझे अपनी भाभी यानी विपल की बहन से नफरत हो गई थी। इसलिए मैंने उसको परेशान करना शुरू कर दिया था और मैं उसकी छोटी छोटी शिकायत भी अपने भाई से लगाती रहती थी। मेरा भाई मेरे कहने पर बहुत ज़्यादा चलता था, इसलिए मैंने अपनी भाभी को अपनी भाई से तलाक दिलवाकर अपने मायके के घर से उसको निकलवा दिया था। उसके बाद मेरी शादी यहाँ पर हो गई। मेरा इरादा था कि मैं घर पर अकेली राज करना चाहती थी, लेकिन मेरे भाग्य में ऐसा मुमकिन नहीं था। मेरे पति शादी के 8 महीने बाद ही मुझे छोड़कर चले गए। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं घर पर अकेले ही राज करना चाहती थी, लेकिन लोगों का कहना था कि तुम्हें अपने देवर की शादी करनी चाहिए। इसलिए दुनिया वालों की बातों में आकर मैंने अपने देवर के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया, जिसके बाद तुम इस घर में आ गई और मैं हमेशा ही सौरभ से तुम्हारी शिकायत करती थी कि वो तुम्हारे नखरे ना उठाया करे और कहती थी कि तुम मेरे साथ उसके ऑफिस जाने के बाद बहुत बुरा सलूक करती हो। मैं इस घर अपना हक जमाने के लिए तुम्हें नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन विपल ने मुझे बताया कि जब से उसकी बहन की शादी हुई थी, तब से ही वो मुझे पसंद करता था और मुझसे शादी भी करना चाहता था। उसने कभी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। जब से पता चल गया कि मेरा पति मर चुका है, उसके बाद उसने मुझसे मिलना जुलना शुरू कर दिया था। मेरी भाभी मतलब विपल की बहन विपल के घर पर तलाक लेकर मेरे भाई से जा चुकी थी। मेरे भाई ने उसे मेरे कहने पर निकाल दिया था और मेरी शादी यहाँ हो गई। उसके बाद मेरा पति मर गया और तुम इस घर में आ गई। बाद में मुझे विपल की मोहब्बत का एहसास हुआ था कि मुझे उसकी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे पहले पता होता कि वो मुझसे मोहब्बत करता तो मैं उसकी बहन के साथ कभी बुरा नहीं करती और खुशी खुशी विपल के साथ अपना घर बसा लेती। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि विपल मुझसे मोहब्बत करता है, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सच्चाई कभी भी खुलकर सौरभ के सामने आ जाए, क्योंकि सौरभ मुझे बहुत इज्जत दिया करता था। सौरभ मेरा बहुत कहना मानता था, इसलिए मैंने यहाँ पर भी वही तरीका अपनाया जो मुझे अपने भैया भाभी के साथ अपनाया था। मैंने तुम्हें निकालने की हर जुट कोशिश की कि तुम तंग आकर इस घर से खुद ही निकल जाओ, लेकिन तुम बहुत धूप निकली। मेरी ही गलती की वजह से बिखर गया था। जब से सौरभ ने तुमसे शादी की थी, तभी से मेरे दिल में सौरभ के लिए नफरत बढ़ चुकी थी। मैं इस घर में अपने राज जमाना चाहती थी, लेकिन सौरभ तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता था कि यहाँ पर रहते रहते मुझे अपनी इज्जत कम होती हुई नज़र आ रही थी। सौरभ ने मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया था और मैं उससे नफरत करने लगी थी। मैंने सोचा रखा था कि मैं अपनी मोहब्बत को पाकर ही रहूँगी। मैं विपल से शादी करना चाहती थी और मैं विपल के साथ यहाँ से चली जाऊँगी और मैं तुमसे दोनों के खाने में भी प्रेगनेंसी न ठहरने की दवाई भी मिला दिया करती थी, ताकि अगर तुम्हारा बच्चा हो गया तो सौरभ उस बच्चे से भी और ज़्यादा प्यार करने लगेगा और मेरी तरफ से अपना ध्यान हटा लेगा, क्योंकि मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। ज़्यादातर विधवा औरत की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि इस घर में मुझे मालकिन बनाकर रखा जाए और हर काम मेरी मर्जी के मुताबिक ही होना चाहिए। यही वजह है कि अभी तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। काफ़ी टाइम से मुझसे विपल कह रहा था कि तुम मेरे साथ भाग जाओ। मेरी और विपल के साथ मुलाकात बढ़ने लगी।
थी। मैं अपने कमरे की खिड़की खोल दिया करती थी, जिसके सहारे विपल खिड़की से मेरे कमरे में आ जाया करता था और हम दोनों रात को एक दूसरे से बातें किया करते थे। उन्होंने शादी करने का इरादा कर लिया था। अब मैं विपल के साथ घर छोड़कर जा रही हूँ। हम दोनों ही अब शौक रह गए थे। मेरी जेठानी ने तो मेरी जिंदगी में जहर घोलने की कोई कमी नहीं रखी थी। मुझे तो अपनी जेठानी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हम सब खामोश खड़े हुए थे। इतनी ही देर में विपल बोल पड़ा और कहने लगा, आस्की, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं तुमसे प्यार करने का सिर्फ नाटक कर रहा था। मैं तुम्हें यहाँ से बहाने से भगाकर ले जाता और किसी सड़क के किनारे ले जाकर छोड़ देता। क्या मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी बहन के साथ कितना बुरा किया था? तुम्हारी वजह से मेरी बहन आज श्रोता होकर घर में बैठी हुई है और खून के आंसू दिन रात रोती रहती है। अपनी बहन को देख देख कर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा सिर्फ तुम पर आता था। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ प्यार का ढोंग रचाया और तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। मुझे पता था कि तुम बहुत बड़ी लालची औरत हो, तुम्हारे घर में अपनी चलाना चाहती हो, इसलिए तुमने अपने भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अब यहाँ तुम अपने देवर की ज़िंदगी भी इसी तरह से बर्बाद करने जा रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे इसी तरह से बदला लूँगा। जब मैं तुम्हें यहाँ से लेकर भाग जाता तो सारे मोहल्ले में तुम्हारी बदनामी हो जाती और उसके बाद मैं तुम्हें नहीं अपनाता तो सब तुम्हें पता चलता कि किसी को धोखा देना कैसा होता है। जिस तरह तुमने मेरी बहन को जलील किया था, इसी तरह से मैं भी तुम्हें सारी दुनिया के सामने जलील करना चाहता था। लेकिन इससे पहले ही इन दोनों को हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया। तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ कि तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तो सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहता था, इसलिए तुम्हारे साथ प्यार का खेल खेल रहा था और रोज़ तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आता था। मैं कभी भी तुम जैसी औरत से शादी नहीं कर सकता जो दूसरों का घर नहीं बनने दे सकती है तो उसका खुद भी घर नहीं बच सकता। इतना कहकर विपल आगे बढ़ गया। आस्की भाभी विपुल के पीछे गेट तक चली गई थी। वह बुरी तरह से विपुल के आगे पीछे रो रही थी, कह रही थी कि प्लीज़ मुझे अपने साथ लेकर चलो, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैंने तुम्हारी बहन के साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन विपल ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें धक्का देकर घर से निकाल दिया गया। उसके बाद सौरभ ने भाभी का हाथ पकड़कर उनके कमरे में उनको बंद कर दिया। वो हैरान थे कि उन्होंने अपनी भाभी को अपनी माँ समान समझा था, लेकिन उनकी भाभी उनकी ज़िंदगी में जहर घोल रही थी। इस हादसे के 3 दिन बाद मेरे पति ने आस्की भाभी की शादी 50 साल के आदमी के साथ करने का फैसला कर लिया था। भाभी शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मेरे पति ने कह दिया था कि अब मेरे भैया इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए इस घर में और इस जायदाद में आपका कोई हिस्सा नहीं। इसलिए अब तुम इस घर में और नहीं रह सकती। मैं तुम्हें ऐसे सड़कों पर बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ा था। तुम मारता तो इसलिए तुम्हारी जब्त कर रहा हूँ। इस आदमी से शादी कर लोगी तो तुम्हारा घर भी बच जाएगा, वरना तो मैं तुम्हें मारकर इस घर से निकाल दूँगा। तुम्हारा अपना कोई नहीं है, यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दूँ। तुम्हारे लिए बेहद यही होगा कि चुपचाप शादी कर लो और अपना घर बसा लो। मेरी जेठानी अब हार मान गई थी, इसलिए उन्होंने शादी करना ही बेहतर समझा और चुपचाप उस 50 साल के आदमी के साथ शादी कर ली। सौरभ ने उनको विदा करते टाइम उनसे कहा कि आज के बाद आपका और मेरा रिश्ता जो भी था वो खत्म हो चुका है। अपना घर बसा लो, इसी में मैं तुम्हारी भलाई है। अगर तुम वहाँ से वापस मेरे घर आ गई तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूँगा, क्योंकि अब इस घर में कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे लिए बाकी रह गया है। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। भाभी रोते हुए अपने पति के साथ चली गई थी। भाभी के जाने के बाद मेरे पति ने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा। मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया था। अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। कुछ टाइम बाद ही मैंने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। भाभी से हमारे सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए हैं। अब मैं अपने ससुराल में बहुत हंसी खुशी रह रही थी। मेरी सारी ज़िंदगी खुशियों से भर गई थी और मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
इंसान जैसा करता है वही अपनी ज़िंदगी में भुगत भी लेता है। ऐसा ही कुछ मेरी जेठानी ने भी किया था। विपल उनसे सिर्फ बदला ले रहा था और उसका बदला पूरा होते ही उसने भाभी को छोड़ दिया था। अब शायद भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हो, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया वह बहुत गलत किया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।